एज सच आसाराम बापू से मेरा कोई लिंक नहीं था, ना कभी आज तक मैं उनके आश्रम में गई। दिल्ली में मैं रहती हूँ, वहाँ कभी मैं गई नहीं। और मैं आपको यहाँ ये भी बताती हूँ कि आप किसी भी एडवोकेट जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो क्रिमिनल साइड में, अगर आप वो पेपर्स किसी ऐसे क्रिमिनल एडवोकेट को जो प्रैक्टिस करते हो ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आप उनको वो पेपर्स पढ़ा दीजिए, वो भी मेरी तरह ही शॉक हो जाए। क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है? क्या ये प्रोबेबल है कि ऐसा हो सकता है? एक्यूज्ड को यानी आसाराम बापू को रेप कमिट करना होता उस लड़की, पर्टिकुलर लड़की के साथ, तो वो ऑलरेडी उनके गुरुकुल में पढ़ रही थी। ये तो फैक्ट सबको मालूम है। जब इनिशियली दिल्ली में 0 एफआईआर विक्टिम ने की थी, उस समय दिल्ली में उसने कहीं भी रेप वर्ड नहीं बोला था। 376 के कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं बोले थे। एंड द वर्ड विच शी अटर्ड, मैं आपको वर्ड भी बता देती हूँ, उसने बोला था छेड़छाड़। इसीलिए जिम्मेदारी आज आपकी ये बनती है कि जो सही फैक्ट्स है वो भी आप दिखाएं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा क्योंकि मीडिया एक्विटल नहीं दिखा रही है। मीडिया उस समय वो केस दिखाती है जो कि हो गया, लेकिन उसका एंड क्या हुआ वो भी मीडिया को दिखाना चाहिए। 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रही थी, बिकॉज हम लॉयर्स अप टू डेट रहते हैं न्यूज़, जो लीगल न्यूज़ रहती है। और सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ मैंने ये केस देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे कन्विक्ट की, मैं यहाँ कन्विक्ट बात कर रही हूँ, यानी कि जिसको सज़ा हो चुकी है हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, उस कन्विक्ट की सज़ा को, जिसको डेथ पेनल्टी दी गई थी, उसको कम्यूट करके 20 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया था। और उस केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा कि ऐसा बार्बरिक इंसिडेंट हमने पहली बार देखा है। छोटी सी 4 साल की बच्ची के साथ ब्रूटली रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। और वो केस आपको ध्यान आएगा इस बात से कि मीडिया में भी चला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच थी, उसमें ऑनरेबल जस्टिस यू ललित, ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी कहा था कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस डेथ कन्विक्ट की सजा को कम्यूट किया था। इस लाइन से ये केस फेमस हुआ था। और उस समय बच्ची की मां ने रिव्यू पिटीशन भी डाली थी कि मेरी बेटी का भी तो फ्यूचर था, उसका क्या हुआ। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनर का भी फ्यूचर है, वो देखते हुए हम इसकी सजा को 20 साल करते हैं। ये न्यूज़ मैंने आर्टिकल पढ़ा। वहीं दूसरी तरफ मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि आसाराम बापू हैं एक, वो 11 साल से जेल में बंद है। ये दोनों आर्टिकल्स मैंने आमने सामने पढ़े। तो एक साधारण सी बात है, एज एन एडवोकेट ऑल्सो, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, आपने भी ये दोनों न्यूज़ इकट्ठे सुनी। इन दोनों न्यूज़ में कितना विरोधाभास है, कितना ज़्यादा फर्क है। सो ये दोनों न्यूज़ जब मैंने देखी तो मैंने एक वीडियो बनाई, 1-1.5 साल पहले की बात है, यही फैक्ट को बताते हुए कि हम एडवोकेट्स भी कभी कभी कानून के इस पेचीदगियों को सुन के, कानून के ये केसेस देख कर हम खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है देश में। तो आम आदमी क्या सोचेगा, आम आदमी कैसे समझेगा। तब मैंने ये बात अपनी वीडियो में उठाई थी। और उसके बाद से फिर आसाराम बापू के जो पैरोकार है वो मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। मैं उस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में थी और वहाँ पे मेरा मैटर था, तो वो मुझसे स्पेशली टाइम लेकर आए कि आपने ये बात उठाई है, ये हमें भी लग रहा है कि कभी कोई इंडिपेंडेंट एडवोकेट ने बात उठाई है। क्योंकि आज तक आसाराम बापू को मैं एज सच सिर्फ इस तरह से जानती थी कि हाँ कोई है जो कि प्रवचन करते हैं, लेकिन कभी मैंने आज तक कभी आसाराम बापू के आश्रम में कभी विजिट नहीं किया, ना मैं उनको कभी जानती थी। तो एज सच आसाराम बापू से मेरा कोई लिंक नहीं था, ना कभी आज तक मैं उनके आश्रम में गई। दिल्ली में मैं रहती हूँ, वहाँ कभी मैं गई नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार केस पेपर्स देखिए, तो सारे केस पेपर्स वो मेरे पास लेकर आए। जोधपुर का केस है एक और एक अहमदाबाद का केस है, दोनों केस पेपर्स मेरे पास लेके आए। एंड यू कैन नॉट बिलीव कि वो पेजेस जो केस पेपर्स थे, दे वर रनिंग इन थाउजेंड्स, 9,000 से ज़्यादा पेजेस थे। बहुत मुश्किल था मेरे लिए पढ़ना, बिकॉज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं उनको टाइम तो बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। यहाँ भी आज मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया सबने कि आप प्लीज़ टाइम निकालिए, तो मैं किसी तरह टाइम निकाल के आ पाई। तो उस समय 9,000 जब पेजेस मेरे सामने आए, मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें विक्टिम के स्टेटमेंट्स, एविडेंस, यानी एविडेंस मतलब जो भी गवाहों के बयान होते हैं, और सब एविडेंस के सब कागज़ मेरे सामने थे। एंड व्हेन आई read those documents, I was shocked as an advocate
नॉट एज एन ह्यूमन बीइंग, एज एन एडवोकेट आई वाज शॉक्ड। और मैं आपको यहाँ ये भी बताती हूँ कि आप किसी भी एडवोकेट जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो क्रिमिनल साइड में, अगर आप वो पेपर्स किसी ऐसे क्रिमिनल एडवोकेट को जो प्रैक्टिस करते हो ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आप उनको वो पेपर्स पढ़ा दीजिए, वो भी मेरी तरह ही शॉक हो जाएंगे। एक साधारण अगर हम बात करते हैं रेप केस की, तो जायज सी बात है, मैं खुद भी एक वुमेन हूं, और ऐसे एडवोकेट के पास जब पेपर्स आए तो मैंने जब वो पेपर्स देखे तो मुझे प्राइमा फेशी देखते ही समझ में आ गया, अरे ये कैसी स्टोरी है। क्योंकि देखो, अगर आप नेचुरली नॉर्मली अगर कोई आप केस सुनते हैं, आसाराम बापू के केस के बारे में सब लोग जानते ही हैं, फर्स्ट इंप्रेशन यही आता है कि रेप केस है, सजा तो होनी ही चाहिए। रेप केस का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के दिमाग में आता ही है कि सजा होनी ही चाहिए, क्योंकि एक होता ही है कि एक बच्ची के साथ या एक औरत के साथ, एक महिला के साथ, ये सबसे घिनौना क्राइम है। और इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा है कि आप किसी का मर्डर कर दो, उससे ज्यादा अगर आप किसी का रेप करते हो तो उसकी अंतरात्मा मर जाती है, ये उससे बड़ी बात है। प्राइमा फेशी दिमाग में सबके यही आता है। लेकिन एक एडवोकेट कागज देख के बताता है, एक एडवोकेट ये नहीं देख के सुन के बताएगा कि यहाँ ये रेप केस है, इसमें सजा होनी चाहिए। एक एडवोकेट हमेशा कागज देख के बताता है। और मैंने भी जब सारे कागज देखे तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों शॉक हुई। मैंने उसमें देखा कि जो विक्टिम ने उसमें स्टोरी बताई है वो एडमिसिबल है कि नहीं, ये बात की बात है। लेकिन हमारे कानून में दो तरीके से कोर्ट में देखा जाता है कोई भी क्राइम। एक होता है एडमिसिबिलिटी, यानी ये क्राइम जो भी सब एविडेंस है ये एडमिसिबल है या नहीं है। दूसरा देखा जाता है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है। आप समझ रहे हैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडमिसिबल एंड एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, क्या ये प्रोबेबल है कि ऐसा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का एंगल भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स, हर कोर्ट ने देखना होता है। आप सिर्फ इस बात से नहीं कि एक लड़की ने कोई बात बोल दी कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, या तो उस केस में कोई आई विटनेसेस हो, या फिर ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस हो, या फिर कोई इंजरीज बोल रही हो। लाइक मैंने आपको शुरू में जो केस बताया जिसमें 4 साल की बच्ची का मर्डर हो गया, या फिर कोई ऐसा केस जिसमें निर्भया जैसा केस हो गया, जहां पर ऐसा केस जहां पे इंजरीज अपने आप में बोल रही हैं कि बच्ची के साथ में अत्याचार हुआ है। अगर ये सारी चीजें सामने नहीं होती हैं तो क्या चीज सामने होती है? लड़की का बयान। अगर मेडिकल इंजरीज या आई विटनेसेस नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? सर्कमस्टेंसेस। हमारी लीगल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस स्पीक इन एब्सेंस ऑफ अदर एविडेंसेस। सो सर्कमस्टेंसेस में नंबर 1 एक तो लड़की का स्टेटमेंट होता है। अब बाकी के सर्कमस्टेंसेस क्या बोल रहे हैं कि ये घटना हुई है कि नहीं हुई है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कि क्या ये घटना प्रोबेबल भी है। अगर एक्यूज्ड को यानी आसाराम बापू को रेप कमिट करना होता उस लड़की, पर्टिकुलर लड़की के साथ, तो वो ऑलरेडी उनके गुरुकुल में पढ़ रही थी। ये तो फैक्ट सबको मालूम है, दैट इज ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट। उनके गुरुकुल में ऑलरेडी पढ़ रही है, दैट मीन्स ही हैज ऑल दो सर्कमस्टेंसेस। उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है सिचुएशन, उनके पास सिचुएशन ऑलरेडी फेवरेबल थी। कभी भी कोई इंसिडेंट के लिए अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि आप जितना डिले करते हैं उतना आपके ऊपर ये शक जाता है कि आपकी स्टोरी बिलीवेबल नहीं है, और वो भी ऐसे केसेस में जहां पर कि सिर्फ स्टेटमेंट ही है विक्टिम का, नथिंग एल्स, नो अदर एविडेंस। तो ऐसे केस में 4 डेज का डिले अनएक्सप्लेन्ड है। ये रीजन अनएक्सप्लेन्ड है कि जोधपुर से वो जयपुर क्यों गई। और मैं आपको केस के फैक्ट्स बताऊं डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, तो डिफेंस ने इसमें विटनेस भी पेश किया है जयपुर के एक वकील का, जो जयपुर का एक वकील कहता है कि जोधपुर से पहले फैमिली हमारे पास आई थी केस की बात करने के लिए कि हमें केस करना आसाराम बापू पर, हम कैसे करें। वो वहां पर सक्सेस नहीं हुए तो वापस फिर घर गए शाहजहांपुर, देन दे वेंट टू दिल्ली और दिल्ली में जाकर 0 FIR करी है। और उन विक्टिम की स्टोरी के अनुसार 4 दिन तक कोई मम्मी पापा से बात नहीं हुई। लेकिन डिफेंस विटनेस एक वकील कह रहा है कि मेरे पास वो अगले ही दिन आ गए थे जयपुर में कि केस फाइल करना है, एंड दिस इज बीइंग हिडन बाय द प्रोसिक्यूशन साइड। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये तो मैंने आपको एक जनरल प्रोबेबिलिटी का एंगल बताया जो एक नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे एविडेंसेस की बात करूँ, डिफेंस एविडेंस की बात करूँ, प्रोसिक्यूशन एविडेंस की जो लैक्यूनाज है उनकी बात मैं आपको बताऊँ, तो
डॉक्यूमेंट्स पढ़ के मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप कोई भी क्रिमिनल एडवोकेट के पास फाइल लेकर जाइए और आप पूछिए कि क्या इस केस में गैंग रेप और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शंस मेड आउट होते हैं, इवन रेप के भी सेक्शंस मेड आउट होते हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जब इनिशियली दिल्ली में 0 एफआईआर विक्टिम ने की थी, उस समय दिल्ली में उसने कहीं भी रेप वर्ड नहीं बोला था, 376 के कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं बोले थे, एंड द वर्ड विच शी अटर्ड, मैं आपको वर्ड भी बता देती हूँ, उसने बोला था छेड़छाड़। छेड़छाड़ वर्ड बोला था उसने, उसके स्टेटमेंट में है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं। उसके बाद दिल्ली में ही उसका 164 का स्टेटमेंट हुआ था। 164 स्टेटमेंट इज बिफोर द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होता है, उसमें भी उसने रेप के इंग्रेडिएंट्स नहीं बोले थे। ये सारी कहानी जो इंप्रूव हुई थी, वो सारी कहानी हुई थी जोधपुर में जाकर इंप्रूव। ऑल थैंक्स टू डीजीपी अजय लांबा, जिन्होंने एक दिन पहले ही, एफआईआर दिल्ली से आई नहीं थी जोधपुर तक, विक्टिम भी नहीं पहुंची थी, एक दिन पहले ही डीसीपी लांबा ने अपनी टीम के साथ जाकर मौका मुआयना कर लिया था, वहां पर वीडियोग्राफी भी कर ली थी। उनकी बुक ये साफ कहती है कि वहां पर उन्होंने वीडियोग्राफी कर ली थी। एंड नेक्स्ट डे विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद से विक्टिम के स्टेटमेंट इतना अच्छा बन गया कि शी सेज कि मुझे ये भी याद है कि इस टेबल पर ये सामान रखा था, यहाँ पर एसी था, यहाँ पर गीजर था। लेकिन दिल्ली के किसी स्टेटमेंट में, दिल्ली में 3 स्टेटमेंट्स हुई थी, 1 बिफोर द एनजीओ, 1 बिफोर द पुलिस, 1 बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तीनों स्टेटमेंट्स में इतनी डिटेल स्टेटमेंट थी ही नहीं। ठीक है, डिटेल नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन रेप का भी इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, सिर्फ छेड़छाड़ था। और इस केस के बाद जब मैंने अहमदाबाद का केस देखा, अहमदाबाद में 12 साल बाद एक लड़की ने आके कहा है, आफ्टर 12 years, कैन यू इमेजिन? आप एक बार इमेजिन कीजिए, आज कोई आके आपको कह देता है कि 12 साल पहले जब ये यंग थे ना, तब इन्होंने मेरे साथ में ऐसा ऐसा क्राइम किया, और वो डेट भी नहीं बताती है। मार्क माई वर्ड्स, देयर इज नो फिक्स डेट। हाउ विल यू डिफेंड योर केस जब आपको पता ही नहीं है? आप खुद को उस जगह पर रखकर देखिए कि आपके सामने एक केस आता है 12 साल बाद, कोई आपकी कॉलेज की फ्रेंड आके बोल देती है कि 12 साल पहले इन्होंने मेरे साथ में ऐसा क्राइम किया था। अब आप बताइए, वकील के पास जाके आप क्या बोलोगे? वकील तो कहेगा डेट बताओ, उस समय आपकी ढूंढते हैं, आप उस समय कहाँ थे? आप कहोगे जी विक्टिम ने तो डेट ही नहीं बताई। अब आप डिफेंस कैसे करोगे अपना? आप क्या कहोगे कि मैं उस समय कहाँ था? अहमदाबाद के केस में यही फैक्ट्स हैं। लड़की ने एक बार बोला कि उस समय गुरु पूर्णिमा का दिन था, बाद में एक स्टेटमेंट में बोला नहीं गुरु पूर्णिमा के 2 दिन बाद हुआ था, फिर बोला नहीं गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले हुआ था। नो डेट। और 12 साल बाद कोई एविडेंस भी नहीं हो सकता कलेक्ट, कोई विटनेस भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ विक्टिम का स्टेटमेंट। और डिफेंस साइड से मालूम है कौन डिफेंस साइड से स्टेटमेंट देने आया था? उस लड़की की खुद की सगी बहन, रियल सिस्टर ने आके कहा कि मेरी बहन झूठ बोल रही है कि मैं आश्रम में थी, बंद थी, मेरे साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन डर की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। बहन कहती हम तो खुद उसको बोलते थे कि चलो घर, उसने बोला कि मुझे घर नहीं जाना, और वो प्रवचन करती थी। वो तो आश्रम में 2-3 दिन ही आती थी, अदरवाइज फुल टाइम वो प्रवचनकार थी, वो जगह जगह पे वो प्रोग्राम्स करती थी, एंड वो अपने एरिया के गांव में भी आती थी जहाँ पे उसका घर था। रियल सिस्टर बोल रही है। लेकिन उस केस में भी अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दी। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड। इवन मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, क्रिमिनल एडवोकेट से आप डिस्कस कीजिए केस, वो भी शॉक हो जाएंगे। और ये आने वाले समय के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में अगर देखो कोई एक जजमेंट होती है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ये आसाराम बापू का केस है, ऐसा आप मत सोचो कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई और मैटर जाएगा तब कोई ऑपोजिट वकील इस केस की नजीर देगा। यू नो, वी प्रेजेंट द साइटेशंस बिफोर द कोर्ट। हम ऐसा कहते हैं कि जी इस केस में ऐसा हुआ था ना, तो इस केस में भी ऐसा फॉलो करो, इस केस में ऐसा हुआ था, इस केस में फॉलो करो। तब किसी व्यक्ति के केस में यही केस फॉलो होगा और कहा जाएगा कि जी आसाराम बापू के केस में तो 12 साल का डीले पे भी कन्विक्शन हो गई थी, तो आप में इनके केस में भी करो। आसाराम बापू जी का केस चल रहा था, तो उस वक्त तो जो वक्त लॉयर थे जो केस, उन्होंने ये सारा मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उठाया होगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन मीडिया में नहीं उठाया। देखो, जब कोई केस ट्रायल में होता है, नंबर 1 तब मैटर सब जुडिस होता है। तो जो लॉयर्स कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे, जरूरी नहीं कि उन्होंने वो बात मीडिया में बोली हो, क्योंकि उस समय सब जुडिस था। मीडिया में इतनी बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कोर्ट में उठाया है, बिकॉज आई हैव सीन द फाइल, मैंने एविडेंस देखे हैं,
कोर्ट में ये सारी बातें उठाई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने डिफेंस के विटनेसेस को, डिफेंस के एविडेंस को, डिफेंस की कोई भी बात को, ये सारे लैकुना जो प्रोसिक्यूशन के हैं काफी हद तक उठाए हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनको कंसीडर नहीं किया। सो यही इसी वजह से तो अपील में हाई कोर्ट में मैटर है। अभी जो आपने बोला जो आश्रम सीरीज 2 में आया था, जो आपने जो बताया वो पेरेंट्स को लड़के को लेके गया था वो, हाँ। और आपने वो भी बताया कि एडवोकेट के पास गए तो वो डर के मारे एडवोकेट ने वो केस नहीं लिया होगा, ऐसा नहीं? अगर ऐसी बात है तो प्रोसिक्यूशन ने ये छुपाया क्यों? अगर ऐसी बात है तो प्रोसिक्यूशन ने ये बात क्यों छुपाई कि वो जयपुर गए थे? उन्होंने तो कहा कि 4 दिन तक विक्टिम ने पेरेंट्स को बताया ही नहीं है। उनकी स्टोरी तो ये कहती है। ये तो डिफेंस ने ये बात लाई कि जयपुर के एडवोकेट से मिलने गए थे। अगर ऐसा होता कि डर की वजह से वकील ने मना किया है तो ये फैक्ट प्रोसिक्यूशन के लिए तो फेवर में था। प्रोसिक्यूशन ने क्यों नहीं उठाया? मैडम, जो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रही थी, हाँ। मेरे ख्याल से उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप बोले कि 2 दिन तक या 4 दिन तक विक्टिम से, मतलब लड़कियों से उसके पेरेंट्स ने खुद बातचीत नहीं की। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं करेगा ना। डेफिनेटली अगर हम अगले ही दिन रिटर्न हो रहे हैं तो क्या वजह है रिटर्न होने की, वो उन्हें तुरंत तो जानने की इच्छा रहेगी पेरेंट्स की। जो वो मेरे ख्याल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई ना कोई होगा उनसे ताल्लुकात, इसीलिए वो नहीं। सेक्शन लगा है। हाँ, सेक्शन ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये होता है कि आप किसी लड़की को, बच्ची को, महिला को, आप बच्चों को बेसिकली आप इधर से उठा के कहीं बेच रहे हो तो यहाँ पर बेचने का कहाँ है एंगल, बताइए? वो जो पेरेंट्स लेके गए वो पूछे क्यों नहीं तुरंत ऑन द स्पॉट? मेरा भी तो ये है, पेरेंट्स को दे दिया तो बेचने का सवाल ही खत्म। वो पेरेंट्स भी हैं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। पेरेंट्स को बताया कि बच्ची जो है वो बीमार है, इसीलिए आप इनको बापूजी से मिलने ले जाओ। अब पेरेंट्स की चॉइस है, वो ना लेके जाते, वो क्यों लेके गए? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उनकी चॉइस थी। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है कि आप लड़की को उठा ले गए, आप लड़की को उठा ले गए, कहीं बेच दिया। कहीं से भी लिंक कैसे हो रहा है इस मैटर से? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। बिकॉज अगर पेरेंट्स को बोला कि देखो आपकी बच्ची कई दिन से बीमार है, आप इसको ले जाओ गुरुकुल से, आप अपने घर ले जाओ, और फिर जब आपको लगे आपको बापूजी से मिलवा लो। इतना ही तो कहा था, कोई फोर्स नहीं था, कोई कंपल्शन नहीं था, ना उसके पीछे कोई सर्वेलेंस लगाई थी पेरेंट्स के पीछे कहाँ जा रहे हैं, कुछ ऐसा कहीं फैक्ट नहीं आया ऐसा। बहुत कम लोगों को मालूम होगा क्योंकि मीडिया एक्विटल नहीं दिखा रही है। मीडिया उस समय वो केस दिखाती है जो कि हो गया, लेकिन उसका एंड क्या हुआ वो भी मीडिया को दिखाना चाहिए। ऐसे फैक्ट्स भी दिखाने चाहिए दोनों तरफ से, क्योंकि देखो कि अगर कोई दोषी है डेफिनेटली वो छूटे नहीं, लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं। ये हमारे देश में कानून है और होना ही चाहिए। अगर इस दृष्टि से कोर्ट्स चलती हैं तो ही किसी को न्याय मिल पाएगा। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि विक्टिम जो कोर्ट के या पुलिस के पेपरों में जिनका नाम विक्टिम है वही विक्टिम में है, वही विक्टिम है। कई बार एक्यूज साइड भी विक्टिम होते हैं अगर फॉल्स केस हो जाए तो। इसीलिए जिम्मेदारी आज आपकी ये बनती है कि जो सही फैक्ट्स हैं वो भी आप दिखाएं। मुझे याद नहीं आई है कि एज ए लॉयर मैंने ये केस पढ़ा था न्यूज आर्टिकल में। ये दोनों आर्टिकल साथ साथ छपे थे। मोहम्मद फिरोज वाला केस जो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट से कम्यूट हुआ, दूसरी तरफ इनका केस था। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो रिलीज करी कि एक लॉयर होके मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, देयर इज नो बैलेंस। तो एक आम आदमी क्या सोचेगा? मेरी इस वीडियो रिलीज करने के बाद से आसाराम बापू के जो लोग हैं उनके एक पैरोकार वो मेरे पास हाईकोर्ट में आए, डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। उन्होंने मुझे कहा डॉक्यूमेंट्स पढ़िए। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े तब मुझे पता चला ये शॉकिंग केस है, तब मैंने आपको बताया है। अदरवाइज 13 साल पहले तो मुझे पता ही नहीं था, मैं इस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो तो मुझे अभी पता चला है। अदरवाइज नो लिंक विद एनी ऑफ द पर्सन। मैंने जैसा बताया कि कभी मैं आश्रम, देश में इनके बहुत जगह आश्रम में कभी विजिट भी नहीं किया, घूमते फिरते भी नहीं। आपने जो बातें बताई है मानो कि उस हिसाब से आपने जो किया इसमें ऐसा लगा कि आश्रम की तो ये जो सजा हुई है इसके पीछे आप किससे जिम्मेदार मानते हैं, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, किसी एक को जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं आप। वैसे देखो कानों में सुनने के लिए बहुत बातें आती हैं, लेकिन मैं क्योंकि लॉयर हूँ मैं एविडेंस पे ही बात करती हूँ। हम लॉयर्स कभी भी एविडेंस से हटके नहीं बात करते, लेकिन कानों सुनने में बहुत बातें आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं पॉलिटिकल रीजन है, कुछ बोलते हैं जुडिशरी ऐसी है, सब लोग अपनी अपनी बातें बोलते हैं। कानों की सुनी बात है, एविडेंस नहीं है कोई मेरे पास कि क्या रीजन है। लेकिन जो है वो ये फैक्ट है कि केस नहीं बनता है, किसी का भी कोई दोष नहीं कह सकते हो आप। लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दे दी है तो उसका उपाय हाई कोर्ट में है, बिकॉज बहुत सारे केसेस में ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन कर देती है और हाई कोर्ट से एक्विटल होता है। ये आम बात है हम लॉयर्स के लिए, आम बात है हमारे लिए। ये ट्रायल कोर्ट का डिसीजन जो है वो गलत है। देखो, वी कैन नॉट क्रिटिसाइज द जजेस,
बट वी कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट, वी हैव ऑल द राइट टू क्रिटिसाइज द जजमेंट, ये हमारा राइट टू स्पीच है। अगर किसी जजमेंट में कुछ खामियां हैं तो वो हम बता सकते हैं, जैसे कि कोई भी केस सामने आता है ट्रायल कोर्ट के बाद से तो वो हाई कोर्ट में जाता ही है, ये आम बात है, इसमें कोई बड़ी बात तो दोषी करार नहीं हुए थे तब मीडिया ने क्यों चलाया, यही मेरा क्वेश्चन है कि उस समय भी तो दोषी करार ट्रायल कोर्ट से नहीं हुए थे। आप उस समय कह देते कि ट्रायल कोर्ट जब दोषी करार करेगी तब हम न्यूज चलाएंगे, लेकिन क्या मीडिया ने ऐसा कहा? क्या मीडिया रुक गई उस समय? एफआईआर 0 नंबर पे हुई थी, दर्ज भी नहीं हुई थी। उसी दिन से लगातार आप सब यहाँ मौजूद हैं, हर दिन आपने रिपोर्टिंग करी है, तब आपने क्यों नहीं इंतजार किया कन्विक्शन का? 13 साल का वक्त, हाँ जी, कोई छोटी हस्ती नहीं है। 13 सालों में अगर सच्चे थे तो अभी तक फैसला क्यों नहीं है? इतना डिले क्यों हुआ? मान लो आम आदमी हो, छोटा आदमी हो, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है ही, और इसीलिए ये बात आपको उठानी चाहिए। यही तो बात है, यही तो मीडिया का फायदा है और यही मीडिया की जिम्मेदारी है। आप ये बात उठाइए कि किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो राजकारण हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बिना एविडेंस के किसी पे भी दोष नहीं लगाना चाहिए। एज ए लॉयर मैं आपको बता रही हूँ, मैं एविडेंस पे ही बात करती हूँ, नथिंग एल्स। न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की कभी भी कोई जजमेंट कन्विक्शन की आती है तो वो हाई कोर्ट में जाती ही जाती है, ये आम बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं है, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है। और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे दूसरे केसेस में भी क्या पैनल नहीं बैठते हैं कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट सही है कि नहीं है। जैसे कि तरुण तेजपाल का केस था, जजमेंट आने के बाद से क्या मीडिया बैठी नहीं थी कि ये सही है कि नहीं है? क्या वहां पे सारे लॉयर्स बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे थे? तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से डिस्कशन होता है कि वेदर दिस जजमेंट इज राइट और रॉन्ग। एंड अगर हम कोई जजमेंट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि हम जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जजेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं। उनका नजरिया, उनका एंगल उस समय जो फैक्ट्स पर था उन्होंने अपने तरीके से किया। अब हाईकोर्ट देखेगी, हाईकोर्ट बनी इसलिए है कि ट्रायल कोर्ट जहां पर गलती कर देगी तो हाईकोर्ट सुधारेगी। और सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी है? अगर आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को फाइनल मान लेंगे तो देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों है? इसीलिए ये है ना कि अगर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में कहीं गलती हुई है तो हाई कोर्ट सुधारेगी, हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी।